वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर द मॉडर्न एज की नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्न एज कहाँ से कहाँ तक रही, इंपॉर्टेंट जो उनके प्ले राइटर्स हैं उनको वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चैनल पर जाइए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यू नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर कॉन्सेप्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से किस थिंकर का कॉन्सेप्ट पेयर करेक्टली यहाँ मैच है, यानी कि किस राइटर की जो अवधारणा है, जो उन्होंने लिटरेरी थ्योरी दी है, वो करेक्टली मैच है। तो सबसे पहले यहाँ पर पेयर है स्टैनले फिश का, जिनके सामने न्यू हिस्टोरिसिज्म दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टैनले फिश तो रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी से जुड़े हुए थे। न्यू हिस्टोरिसिज्म इनकी थ्योरी नहीं है। न्यू हिस्टोरिसिज्म को एसोसिएट करने का श्रेय या जो उससे एसोसिएटेड थे उसका श्रेय जाता है स्टीफन ग्रीन बॉल्ट को। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पुटअप किया गया क्वेश्चन है तो ध्यान से रीड कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट नॉर्थ ऑफ फ्राई, क्योंकि ये रीडर रेस्पॉन्स इससे एसोसिएटेड थे स्टैनले फिश, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जो स्टैनले फिश थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी भी एक बार देख लीजिए। ये भी जरूरी है कि स्टैनले फिश ने कौन सी लिटरेरी थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। इस थ्योरी से ये जुड़े हुए थे। इन्होंने ये थ्योरी दी थी जो कि हिस्टोरिकल न्यूज से रिलेटेड थी। ठीक है, तो फर्स्ट टू ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं, ये पेयर रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट है एगल्टन आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म से नहीं जुड़े हुए थे। ये वाली जो थ्योरी है आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, ये फ्रेजर ने दी थी। ओके, और लास्ट ऑप्शन डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन, जो बिल्कुल करेक्ट है और बार बार क्वेश्चन में पुटअप भी किया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है जैक्स डेरिडा, जिनका टाइम पीरियड 1930 से 2004 तक माना जाता है। ये एक अल्जीरियन फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनको बेस्ट नोन माना जाता है। इन्होंने जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी थी उसको बहुत अच्छे से डेवलप करने का काम किया। ये मानते थे कि जो डीकंस्ट्रक्शन है वो प्रेरित करता है लिटरेचर में आर्ट म्यूज़िक को। ठीक है, इनका मानना था और ये दिखाते हैं कि ये एक अप्रोच है। क्या? डीकंस्ट्रक्शन एक अप्रोच है किसके बीच? अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप को समझने का, किसी भी टेस्ट और मीनिंग में, किसी भी अर्थ और परीक्षण में रिलेशनशिप को समझने का एक अप्रोच उन्होंने बताया है। ठीक है, जैक्स डेरिडा, जिनका टाइम पीरियड 1930 से 2004 तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलिवर्स ट्रेवल टू लैपेटा का इज डिस्क्राइब्ड इन, मीन्स ये इसका डिस्क्रिप्शन किस बुक में हुआ है? गुलिवर्स ट्रेवल टू लैपेटा, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड या बुक फोर्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, इसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन मिला है वो बुक थर्ड में मिला है। ठीक है, बुक थर्ड में गुलिवर्स ट्रेवल टू लैपेटा का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। गुलिवर्स ट्रेवल को इरिश राइटर और क्लर्जीमैन जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। 4 पार्ट्स इसमें थे और ये सैटायरिकल जेनर में ये बुक थी। बुक पार्ट थर्ड ऑफ द गुलिवर्स ट्रेवल, ये एक वॉयज टू लैप्यूटा थी। ठीक है, एक यात्रा, यानी कि जिसको गुलिवर्स ट्रेवल की पुस्तक का पार्ट थर्ड भी बताया जाता है। ठीक है, ये एक वॉयज थी, यात्रा थी। कहाँ कहाँ की यात्रा थी? बेलनी बारबी, लगैंग, ग्लेबेंग एंड जापान। तो यहाँ इन जगहों पर ये जो वॉयज था, इसको बुक पार्ट थर्ड में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। और किसका वर्क था ये? जोनाथन स्विफ्ट का। ठीक है, और जिन्होंने इसको सैटायरिकल जेनर में लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय वर्जीनिया वुल्फ डील्स विद द थीम ऑफ ट्रांसजेंडरिंग? कि जो वर्जीनिया वुल्फ थी उन्होंने इनमें से कौन से नॉवेल को ट्रांसजेंडरिंग जैसे सब्जेक्ट से जोड़ा है, या ट्रांसजेंडरिंग कौन से नॉवेल की थीम उनकी थी? ऑप्शंस आर ऑरलैंडो, मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑरलैंडो।
इसकी थीम्स ट्रांसजेंडरिंग से जुड़ी हुई थी, ठीक है। ऑर्लैंडो ये एक बायोग्राफी है और नॉवल है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने सबसे पहले 11 अक्टूबर 1928 में पब्लिश्ड कराया था और इसमें जो एक पोएट है उसके कारनामों का वर्णन किया गया है कि जो एक पोएट है वो पुरुष से वुमेन में चेंज होता है और सदियों तक जीवित रहता है, ठीक है। तो इस तरह की जो बात है उसका डिस्क्रिप्शन वर्जीनिया वुल्फ ने इस ऑर्लैंडो में दिया है। वर्जीनिया वुल्फ का टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। 1882 से 1941 तक उनका टाइम पीरियड माना जाता है। ये एक इंग्लिश राइटर थी 20th सेंचुरी की, ठीक है। और इन्होंने जो कॉन्शियसनेस है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका यूज़ करने में इनको सबसे आगे माना जाता है, ठीक है। ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, पायनियर होता है ये, ठीक है। तो इनको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जैसी अवधारणा का यूज़ करने में फर्स्ट नंबर दिया जाता है, ओके। किसने दी थी ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, किसका कॉन्सेप्ट है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देने का श्रेय ये कॉन्सेप्ट विलियम जेम्स ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन राइटर माने जाते हैं, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ 19th और 20th सेंचुरी के राइटर्स ने किया था, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ का नाम भी आता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और वर्जीनिया वुल्फ जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी यहाँ पर कोट भी दी है कि अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ऑन इफ़ शी इज़ टू राइट फिक्शन, कि एक वेमेन को स्टोरी लिटरेचर लिखना चाहिए, स्टोरी साहित्य लिखना है तो उसके पास मनी और अपना एक खुद का रूम होना चाहिए। ये जो डिक्टम है यानी कि ये जो कोट है ये किसने दी थी? वर्जीनिया वुल्फ ने दी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी विलकॉक्स इज द मेन कैरेक्टर। हेनरी विलकॉक्स मेन कैरेक्टर हैं किस प्ले के, ये आपको बताना है। अ पैसेज टू इंडिया, हॉवर्ड्स एंड, अ रूम विद अ व्यू, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, ये जो प्ले है, ये जो कैरेक्टर है, ये है हॉवर्ड्स एंड का, ठीक है। हॉवर्ड्स एंड एक नॉवल जिसको E.M. फॉस्टर ने लिखा था, इसको आप ध्यान रखेंगे, और 1910 में इसको पब्लिश कराया गया था। ये सोशल कन्वेंशंस के बारे में लिखा हुआ नॉवल था, जिसमें वो सामाजिक जो परंपराएं हैं, आचार संहिता है और जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये दिया गया है। हेनरी विलकॉक्स नॉवेल्स हॉवर्ड्स एंड का एक कैरेक्टर है। हेनरी विलकॉक्स एक लंदन का मेन बिजनेसमैन है जो कि शादी करता है रुथ विलकॉक्स से और बाद में वो शादी कर लेता है मार्गरेट से, ठीक है। और वो एक चीफ रिप्रेजेंटेटिव है विलकॉक्स फैमिली का, जो वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जो इंग्लिश उच्च वर्ग के जो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट हैं, ठीक है, और इंग्लिश अपर क्लास है, उसका वो प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। कौन? हेनरी विलकॉक्स। और ये एक पात्र है हॉवर्ड्स एंड का और ये प्ले किसका है? E.M. फॉस्टर का, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ की है? इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि हाउ कैन वी हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, कि हम कैसे एक नर्तक को उसके डांस से जान सकते हैं, डांसर को कैसे जान सकते हैं हम उसके डांस से। कहाँ से है ये लाइन? एडम स्कर्स, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, द सेकेंड कमिंग। इसका राइट आंसर हो जाता है अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ये विलियम बटलर यीट्स की एक पोयम है और ये जो पोयम है ये उन्होंने इसमें ये फेमस लाइन दी है कि हम कैसे किसी डांसर को उसके डांस से जान सकते हैं। विलियम बटलर यीट्स जो कि एक आयरिश पोएट थे और 20th सेंचुरी के फेमस पोएट्स में से ये माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस जेन मार्पल, ये जो कैरेक्टर है इन अगाथा क्रिस्टीज नॉवल इज अ, ठीक है, ये मिस जेन मार्पल ये जो कैरेक्टर है ये अगाथा क्रिस्टी के नॉवल में से है, तो कौन सा है वो नॉवल? डॉक्टर, क्रिमिनल, अ सेक्स वर्कर या डिटेक्टिव। मीन्स ये अगाथा क्रिस्टी का नॉवल मिस जेन का कैरेक्टर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये है डिटेक्टिव में ये देखने को मिलता है और ये एक शॉर्ट स्टोरी है
क्राइम नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में ये आता है, ठीक है। एक बुजुर्ग स्पिनस्टर होता है जो कि सेंट मैरी मीड के एक विलेज में रहता है और वहाँ पर वो एक डिटेक्टिव के रूप में काम करता है और जो बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर्स में से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर्स ऑफ लॉर्ड एम्सवर्थ एंड सर गैलहेड अपीयर इन द नॉवेल्स। लॉर्ड एम्सवर्थ और सर गैलेट के जो कैरेक्टर हैं वो किस नॉवेल में देखने को मिलते हैं? जॉर्जेट हेयर, अगाथा क्रिस्टी, जेफरे आर्चर या पीजी वुडहाउस। राइट ऑप्शन हो जाता है पीजी वुडहाउस। ये जो कैरेक्टर हैं हमें पीजी वुडहाउस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ब्लेंडिंग कासल स्टोरी जो कि पीजी वुडहाउस ने दी है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर्स है। फिक्शनल कैरेक्टर्स में आते हैं लॉर्ड एम्सवर्थ गैलाहेड जो कि 1915 से 1975 के बीच लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनर ऑफ कैंपस नॉवेल इज इनऑगरेटेड बाय, मीन्स जो कैंपस नॉवल शैली है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किंग्सले एमिस, मैल्कम ब्रैडबरी, टॉम शॉप, एवी वियर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैंपस नॉवल जेनर का उद्घाटन किंग्सले एमिस के द्वारा किया गया। कैंपस नॉवेल एक जो फिक्शनल पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें उसके एटमॉस्फेयर में बनाया गया एक शैली है, ठीक है, और जिसमें एक विशिष्ट चरित्र को रखा जाता है। इनहैबिटिंग अम्बाइगस हायरार्कीज, यानी कि एक विशिष्ट चरित्र को रखा जाता है। और जो किंग्सले एमिस 1954 में उन्होंने ये शैली दी थी, ये एग्जाम्पल हैं कैंपस नॉवल का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज विलियम गोल्डिंग प्रेजेंट द कन्फ्रंटेशन ऑफ निएंडरथल मैन बाय क्रॉमेंगन मैन, यानी कि ये किस नॉवेल में जो विलियम गोल्डिंग हैं क्रॉमेगन मैन और निएंडरथल मैन के बीच जो कन्फ्रंटेशन है यानी कि जो टकराव है उसे प्रस्तुत करते हैं? कौन सा ऐसा नॉवल है? द इनहेरिटर्स, द स्पायर, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, नन ऑफ द अबव। तो निएंडरथल मैन और जो क्रॉमेगन मैन है उनके बीच जो टकराव है उस थ्योरी को द इनहेरिटर्स में प्रेजेंट किया गया है। द इनहेरिटर्स एक प्री हिस्टोरी वर्क है फिक्शन का जिसको 1955 में विलियम गोल्डिंग ने पब्लिश कराया था, ठीक है। विलियम गोल्डिंग का ये वर्क है और इसमें दिखाया गया है कि जो होमो सैपियंस हैं उनके हाथों निएंडरथल की जो लास्ट बची जनजातियां थी उनका कैसे विलुप्त वो हुई, ठीक है, उनका कैसे एंड हुआ, वो ट्राइब्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट ओपनिंग्स सेंटेंस एज द लास्ट लाइन ऑफ द नॉवल। इसमें से आपको बताना है कि किस नॉवेल का जो फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है और वही लास्ट उसकी लाइन भी है। यूलिसिस, फिनेगन्स वेक, डब्लिनस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज अ यंग मैन। इसका राइट आंसर हो जाता है फिनेगन्स वेक। ये जो फिनेगन्स वेक है ये आयरिश राइटर जो जेम्स जॉयस हैं उनका फिक्शन है। फिक्शन होता है एक काल्पनिक रचना। ये आयरिश राइटर हैं और ये जो फिनेगन्स वेक है इस वर्क को इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे डिफ़िकल्ट नॉवेल के रूप में पहचाना जाता है और इसकी जो ओपनिंग लाइन है वही लास्ट वाली लाइन भी उन्होंने रखी है कि यहाँ पर वो ओपनिंग लाइन में बोलते हैं कि जो भी एक बुक इज़ अ सेंटेंस फ्रेगमेंट विच कंटिन्यूज फ्रॉम द बुक इज शेड क्लोजिंग लाइन, मीन्स एक प्रारंभिक लाइन शुरू होने वाली लाइन सेंटेंस का वो पार्ट है जो बुक के उस जो अधूरा समापन है उस तक हमें ले जाता है। इस तरह की कुछ लाइंस हैं। यूलिसिस किसका वर्क है? यूलिसिस भी जेम्स जॉयस जो आयरिश राइटर हैं जेम्स जॉयस उनका नॉवल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑल्डस हक्सले प्रेजेंट। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऑल्डस हक्सले क्या प्रेजेंट करते हैं? अ डायस्टोपिक वर्ल्ड, अ यूटोपियन वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक जस्टिस या एगेलिटेरियन वर्ल्ड। तो ये इसका राइट आंसर है अ यूटोपियन वर्ल्ड को वो प्रस्तुत करते हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ऑल्डस हक्सले, ठीक है। इसमें उन्होंने डिस्टोपिया को एक यूटोपियन सोशल के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो डिस्टोपिया है वो यूटोपियन सोसाइटी से रिलेटेड है जहाँ पर किसी ड्रग के माध्यम से खुशियाँ लाई जाती हैं और
जो आपने पहले से सोचा हुआ है, प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेसिव मास्टर डिपिक्टेड इन एनिमल फॉर्म इज। एनिमल फॉर्म में दिखाया गया है क्या? एक ऑपरेसिव मास्टर मीन्स एक दमनकारी जो मास्टर होता है वो किसको दिखाया गया है? मिस्टर जॉन्स, मिस्टर स्मिथ, बिग ब्रदर या मिस्टर कॉल्स? इसका राइट आंसर है मिस्टर जॉन्स को उसमें एक ऑपरेसिव मास्टर के रूप में दिखाया गया है। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो नॉवेल है एनिमल फार्म आप अच्छे से जानते हैं जॉर्ज ऑरवेल का है, ठीक है, और इन्होंने हिस्ट्री की एक यहाँ पर इवेंट को लिया है और उसी पर अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसी पर अपनी व्याख्या देते हैं। एनिमल फार्म में जो स्टोरी है उसको रिटेल किया गया है, ठीक है, और जो रशियन रिवॉल्यूशन वहाँ पर हुआ था और जो जोसेफ स्टालिन थे उनकी पावर में जो एक्सटेंड वहाँ हुआ था उन सबको वो दिखाते हैं। और इस नॉवेल में जो मिस्टर जॉन्स हैं उन्हें एक ऑपरेसिव मास्टर के रूप में दिखाया गया है। जी फ्रेजर द ऑथर ऑफ द गोल्डन बॉ इज जो गोल्डन बॉ है उसके जो राइटर जी फ्रेजर हैं वो एक क्या है? प्ले राइट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, म्यूजिशियन, तो वो म्यूजिशियन है या साइकोलॉजिस्ट है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये माने जाते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये माने जाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये जो गोल्डन बॉ है ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, माइथोलॉजी और रिलीजन से ये रिलेटेड है और स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने इसको लिखा है। जॉर्ज फ्रेजर ने क्या लिखा है? द गोल्डन बॉ। अभी हमने जॉर्ज फ्रेजर का जिक्र किया था ना, जो हमारा 11th क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म इन्होंने थ्योरी दी थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि आर्केटाइपल जो थ्योरी है वो किसने दी थी तो वो फ्रेजर ने दी थी। ओके, एक बार मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म थ्योरी किसने दी थी? इन्हीं जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ब्लूम्सबरी ग्रुप इज नॉट ट्रू? कि इनमें से क्या बात ट्रू नहीं है ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में? तो ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इट वाज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर, ठीक है, कि ये ब्रिटिश राइटर का इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था जो कि 20th सेंचुरी से जुड़े थे, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ये सही है। दे मैच रेगुलरली एंड यूज्ड ईच अदर आइडियाज इन दियर वर्क, कि वे नियमित रूप से मिलते थे और एक दूसरे के आइडियाज का इस्तेमाल करते थे, यस ये भी करेक्ट है। द मेंबर्स इंक्लूडेड वर्जीनिया वुल्फ, क्लाइव बेल एंड जे.एम. केयर्न्स, नहीं ये बात नहीं, जो इसके मेंबर हैं उनको अभी डिस्कस करेंगे तो यही यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। दे फेवर्ड विक्टोरियन ट्रेडिशनस एंड वर फॉलोड सेक्सुअल ऑस्टोरिटी, यस ये सही है, वे विक्टोरियन जो विवेकशीलता थी उसके अनुयायी थे और वो वहाँ पर सेक्सुअल ऑस्टोरिटी थी जो उसका भी अनुसरण वो करते थे, तो इसका जो सी है वो इनकरेक्ट है। देख लेते हैं एक बार। जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है ये इंग्लिश राइटर और जो इंटेलेक्चुअल्स थे, फिलोसोफर थे, उनसे एसोसिएटेड था। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी से ये रिलेटेड था, ठीक है, और इसमें इंक्लूड किया जाता है वर्जीनिया वुल्फ को, ठीक है, जे.एम. केयर्न्स, ई.एम. फॉस्टर और क्लाइव बेल को, ठीक है। तो क्वेश्चन में इनमें से सिर्फ 3 ही दिए थे ना इन्होंने, जो क्वेश्चन का ऑप्शन था उसमें सिर्फ वर्जीनिया वुल्फ थे, क्लाइव बेल थे और केयर्न्स थे, तो इसमें ए.एम. फॉस्टर भी हैं, इसलिए ये जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप यानी कि ये पूरा का पूरा समूह इन राइटर्स का था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जॉर्जियन पोएट्स? अब यहाँ पर जॉर्जियन पोएट्स के बारे में आपको बताना है कि क्या ट्रू नहीं है। दे एम्ड एट राइटिंग पोइट्री, उनका एम था पोइट्री को लिखना, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे डिड नॉट फेवर, वो कभी फेवर नहीं करते थे, पक्षपात नहीं करते थे, यस ये भी करेक्ट है। विलियम कैमडेन और माइकल ड्रेटन वो जॉर्जियन पोएट्स थे, ये रॉन्ग है, ठीक है। कौन थे जॉर्जियन पोएट्स, उनको अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जॉर्जियन पोएट्री वाज एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल, यस ये भी करेक्ट है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखेंगे। जो जॉर्जियन पोइट्री थी इसमें हम रेफर कर सकते हैं, ये एक सीरीज थी, ठीक है,
इसमें हम रेफर कर सकते हैं किस किस को, ये जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उनके टाइम पीरियड के ड्यूरिंग इसको स्थापित किया गया था। उनका टाइम पीरियड 1865 से 1936 तक माना जाता है, ठीक है। जो यूके के शासक रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज फिफ्थ जो हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के जो स्टार्टिंग वाले ईयर थे उसमें इसको स्थापित किया था और जॉर्जन पोएट्री वहाँ पर आई थी, ठीक है। इसकी एक सीरीज़ वहाँ पर पब्लिश हुई थी और उस सीरीज़ में हेरोल्ड मुनरो का नाम आता है, जिसको एडिट किया था एडवर्ड मार्श ने, ठीक है। और इसमें जो पोएम्स थी उनको 1911 और 1912 में लिखा गया था। इसमें अदर नेम भी इंक्लूडेड हैं, इनको भी एक बार रीड कर लेते हैं। द एडमंड ब्लेंडन, रॉबर्ट ब्रुक, रॉबर्ट ग्रेव्स, D.H. लॉरेंस, सिगमंड फ्रेड सेशन एंड जॉन ड्रिंकवाटर, विलियम कैमडेन जिनका टाइम पीरियड 1551 से 1623 तक माना जाता है, और माइकल ड्रेटन जिनका टाइम पीरियड 1563 से 1631 तक माना जाता है। ये दोनों एलिजाबेथन एरा के पोएट थे, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये शेक्सपियर एरा से जुड़े हुए थे, एलिजाबेथन एरा से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे कि जो जॉर्जियन पोएट्री है उससे कौन कौन एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द नॉवल किम इज, किम नॉवल के ऑथर कौन है? पॉल स्कॉट, जॉबस मास्टर्स, E.M. फोस्टर्स या रुडयार्ड किपलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाता है रुडयार्ड किपलिंग जो है वो किम नॉवल के ऑथर माने जाते हैं, ठीक है। इसको 1901 में उन्होंने पब्लिश कराया था। ये फाइनल और फेमस उनका नॉवल माना जाता है और ये इंडियन जो है वहाँ पर इंडियन जो कारनामे होते हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम करते हैं और इसमें दिखाया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो वहाँ पर सेवा थी और वो जासूसी वगैरह वहाँ करते थे, सीक्रेट सर्विस जो करते थे, उन सब का वर्णन वहाँ पर किया गया है। कुछ अदर फैक्ट्स कि जो रुडयार्ड किपलिंग है उनका जन्म 30 दिसंबर 1865 मुंबई में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 18 जनवरी 1936 लंदन इंग्लैंड में हुई थी और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1907 में, है ना। और 1892 में उन्होंने कैरोलिन बैलिस्टर से शादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्वे प्ले राइट हु पॉपुलराइज्ड प्रॉब्लम प्ले इज, कौन से वे नॉर्वेयन प्ले राइट हैं जिन्होंने प्रॉब्लम प्लेस को वहाँ पर पॉपुलर करने का काम किया था? हेनरिक इब्सन, J.B. शॉ, सेंट या सारा प्रोवोस्ट? तो ये आप सब अच्छे से जानते हैं। हेनरिक इब्सन वे प्ले राइट थे जिन्होंने प्रॉब्लम प्लेस को फेमस कराने का काम किया था। 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग उन्होंने जो आर्ट है उसको एक वाइडर मूवमेंट पर यूज़ किया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको माना जाता है कि प्रॉब्लम प्ले को इन्होंने ही फेमस कराने का काम किया था और ये हमेशा जो इनके अगेंस्ट जो प्रतिनिधि होते थे उनके लिए ये दृष्टिकोण रखते थे, अपना खुद का दृष्टिकोण ये रखते थे। द क्रिटिक हु कंसिडर द ग्रेट लिटरेरी वर्क पजेस मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज़, इसमें आपको बताना है उस क्रिटिक के बारे में जो कि ग्रेट लिटरेरी वर्क और कल्चरल वैल्यूज़ को रखते थे। जैक्स डेरिडा, F.R. लेविस, एडवर्ड सेड, M. फॉकमेल्ट। तो ये कौन है? ये इसका राइट आंसर हो जाता है F.R. लेविस। ये भी इंपॉर्टेंट है, TGT प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो ग्रेट लिटरेरी वर्क्स थे उसमें मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज़ को रखने का काम ये करते थे, F.R. लेविस, ठीक है। 20th सेंचुरी के ब्रिटिश राइटर ये माने जाते हैं। इनका टाइम पीरियड 1895 से 1978 तक माना जाता है, ठीक है, जिन्होंने कल्चरल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ को वहाँ पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट्स द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लोकेट्स द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर कौन हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को स्थापित करता है? न्यू क्रिटिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या न्यू हिस्टोरिसिज्म? तो इसका राइट आंसर न्यू हिस्टोरिसिज्म है। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। ये जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की अवधारणा से लिया गया है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस F.R. लेविस, I.A. रिचर्ड्स ने की थी, ठीक है। तो इनका नाम इसमें मेन आता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म फॉर्म है लिटरेरी थ्योरी की जिसमें कि जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है लिटरेचर के थ्रू उसको समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और इसमें जो कल्चरल पोएटिक्स है उनके आइडियाज़ को भी समझने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये डेवलप हुई थी 1980s में और जो क्रिटिक थे स्टीफन ग्रीनब्लैट,
हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इनका जिक्र किया था, स्टीफन ग्रीनबेल्ट, उनसे ये थ्योरी जुड़ी हुई है, ठीक है। और उन्होंने इसको 1990s में वाइड स्प्रेड यानी कि फैलाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मेटाफिजिकल पॉइट्स फेल्ट दियर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ द रोज, कि जो वहाँ पर मेटाफिजिकल पॉइट्स हैं उनके अनुसार जो उनकी थॉट है वो गुलाब की जो स्मेल थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. इलियट, इसे आप स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये है टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट या फ्रैंक करमोट, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट, ये जो मेटाफिजिकल पॉइट्स हैं जिसमें टी.एस. इलियट ने जॉन डन की तरह से वहाँ पर प्रशंसा करते हुए बोला है कि जो उनके थॉट्स हैं, जॉन डन को बोला है कि जो उनके थॉट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ अ रोज़ की तरह से हैं, ठीक है, और हम उन्हें फील कर सकते हैं और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को वो वहाँ पर रखते हुए लिमेंट्स करते हैं, विलाप करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।